हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। कैसे हो आप सब? कैसी चल रही पढ़ाई वढ़ाई? एकदम बढ़िया। मजा आ रहा है पढ़ने में। आज मैं बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों बट बहुत मजा आ रहा है। ठीक हो ना आप सब? एकदम मस्त। हेल्थ वगैरह, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, एवरीथिंग इज ओके। कमेंट बॉक्स में बताना कैसे हो सब। ठीक है ना? अब पिछली बार हमने दो प्रो टिप क्या क्या सीखी थी कि हमें चल के पढ़ना है और सुबह पढ़ना है ना? पिछली दो क्लासेस में हमने यही सीखा था। एक नई चीज सीखते हैं आज। क्या? बताओ बताओ। क्या? चलो मैं बताता हूँ तुम्हें। हमें ना क्यूमुलेटिव रिवीजन करनी चाहिए। जो भी थ्योरी सब्जेक्ट्स है ना, लॉ, ऑडिट या एसएसएम, क्यूमुलेटिव रिवीजन्स। क्यूमुलेटिव रिवीजन्स का मतलब समझते हो? क्यूमुलेटिव रिवीजन्स का मतलब है, जैसे मान लो आपने एक चैप्टर एक दिन उठाया, आपने याद करके छोड़ दिया उसे। फिर जब दूसरा चैप्टर उठाओगे ना तो पहले चैप्टर को भी रिवाइज करना, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ना। तो दोनों चैप्टर की रिवीजन एक साथ हो जाएगी, तो पहला वाला चैप्टर और पक्का हो जाएगा। फिर जब तीसरा चैप्टर करोगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड एक साथ करना, मतलब फर्स्ट सेकंड पहले करना, थर्ड फिर याद करना। उस पता है तुम्हें, जब तुम पहले स्टार्टिंग के जैसे दो चैप्टर तुमने याद कर लिए, जब तुम थर्ड चैप्टर याद करोगे तो जो स्टार्टिंग के तुम दो चैप्टर याद करने में टाइम लगाओगे ना, वो बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि तुमने एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर तो दो बार याद कर लिया है, दो दिन पढ़ लिया है। सेकंड चैप्टर एक बार तो कर लिया, दूसरी बार और कर लोगे। तो जब ऐसी फोर्थ पे जाओगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड में तुम्हारा बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, थर्ड हल्का सा ज्यादा टाइम लगाएगा। फिर जब अगली बार तुम थर्ड करोगे वो और कम टाइम लगेगा। तो जैसे जैसे वो नहीं होता जो मार्जिनल कर्व होता है, जब हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट कम होती है। ऐसी मार्जिनल टाइम हमारा कम लगता है जब हम क्यूमुलेटिव रिविजन्स करते हैं। समझ रहे हो? ये प्रो टिप है, याद रखना। क्यूमुलेटिव रिविजन्स करनी है हमारे को। क्या करना है? क्यूमुलेटिव रिविजन्स। हमें सबसे पहले सुबह पढ़ना है और चल चल के पढ़ना है, और उसके बाद हमें क्यूमुलेटिव रिविजन्स करनी है। किसकी? सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स की। कौन कौन से? चाहे वो ऑडिट हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे ईएसएसएम हो, चाहे कोई भी ऑडिट, कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे एससीएमपी हो गया, सब्जेक्ट सब समझ गए? कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट जो भी थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स हैं, ये उनके प्रो टिप्स बता रहा हूं मैं तुम्हें। प्रैक्टिकल में तो तुम माहिर हो भाई, तुम्हें जरूरत नहीं है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की टिप की, क्योंकि तुम सारे इंटेलिजेंट बच्चे हो। अब तुम्हें जरूरत है तो थ्योरी सब्जेक्ट्स की टिप की, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हार्ड टाइट कोई भी हो उसका होता ही है। ठीक है, चलो हम चालू करते हैं। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या? ये ना थोड़ा सा अजीब लगता है टॉपिक, बट ना तुमने ये सारा टॉपिक पढ़ा है। जो जो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, सीए फाइनल के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे जो क्लास, उन्होंने एफआर कंप्लीट कर ली होगी अपनी, एक बार तो पढ़ ली होगी। तो कंसोलिडेशन वाला चैप्टर तुमने पढ़ा होगा एक बार। क्या होता है कंसोलिडेशन में? कि भाई एक होल्डिंग कंपनी होती है, उसके नीचे बहुत सारी उसकी सब्सिडरीज होती है, ए सब्सिडरी, बी सब्सिडरी, सी सब्सिडरी। उसके जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं हम कंसोलिडेट करते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। जो पेरेंट होल्डिंग कंपनी के साथ इनके सारे एसेट्स डाल देते हैं, एसेट्स डाल दिए, फिर कैश एंड बैंक उसके अंदर ऐड कर दिया, फिर इन्वेस्टमेंट्स ऐड कर दिया, ऐसे ऐसे करते रहे। फिर लाइबिलिटी साइड में ये सब ऐड कर दिया, ये सब ऐड कर दिया, उनकी लाइबिलिटीज को ऐड कर दिया। ऐसे करते हैं ना कंसोलिडेशन। एफआर वाले बच्चों को, तुमने जब एफआर पढ़ी होगी, ऐसे तो करते हो कंसोलिडेशन। एक गुडविल निकालते हो, फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते हो। समझ गए? ये चैप्टर उसी पे बेस्ड है। क्या हुआ? कंसोलिडेशन कर लिया कंपनी ने, कंपनी के जो बंदे बैठे हैं, मैनेजमेंट बैठी है, वो कंसोलिडेशन करके बैठी है। हमें चेक करना है कि उन्होंने कंसोलिडेशन ठीक तरीके से कराया या नहीं कराया। क्या करना है हमें चेक? कि कंसोलिडेशन जो कि मैनेजमेंट ने करा है, कोई भी कंपनी हो जिसके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके बनेंगे? अगर सब्सिडरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के बताओ क्या करेंगे? जरूरत नीड नहीं है ना। अगर सब्सिडरी होगी एक या उससे ज्यादा, तो ही कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे। अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे तो हमारा रोल आ जाता है ऑडिटर का, कि उसे ये चेक करना पड़ेगा कि भाई उसने जो गुडविल निकाली है वो ठीक से निकाली है, फिर उसको राइट ऑफ ठीक से करा है नहीं करा है, कि भाई गुडविल वो बढ़ाया जा रहा है, राइट ऑफ कर ही नहीं रहा गुडविल। या फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट, भाई जो छोटे इन्वेस्टर्स है जिनका कम परसेंटेज है, उनको ढंग से वैल्यू करके उसके शेयर एंड रिजर्व, शेयर कैपिटल सब कुछ ढंग से दिया है नहीं दिया, ये सब चेक करेगा ना ऑडिटर। भाई ऑडिटर का क्या काम होता है कि भाई अगर तुम पेरेंट भी ऑडिटर हो, कंपोनेंट के भी ऑडिटर हो, मतलब होल्डिंग कंपनी के भी ऑडिटर हो, सब्सिडरी कंपनी के, बट कंपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाएगी उसका भी तो कोई ऑडिटर होना चाहिए ना। इंडिविजुअल कंपनीज के तो ऑडिटर हैं, बट जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे उसका भी तो ऑडिटर होना चाहिए कोई। बताओ। अब जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दे दूं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नीचे बहुत सारी कंपनीज होंगी, उसकी सब्सिडरीज होंगी, जिसके अंदर उसने 50% से ऊपर स्टेक खरीद रखा होगा। 50% से जो जो भी कंपनी का ऊपर स्टेक खरीद रहा होगा, उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे वो रिलायंस के अंदर जाके मर्ज हो जाएंगे। जैसे रिलायंस ही है, समझो ये रिलायंस है, इसके नीचे एक आ रही है सब्सिडरी ए, एक सब्सिडरी आ रही है बी, एक सब्सिडरी आ रही है सी। अब इन तीनों को
कंबाइन करके रिलायंस के अंदर दिखाएंगे ना, तो इनके जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाएंगे ही बनाएंगे, बट एक इनका एक पूरा बना के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना देंगे। उस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट को ही बोलते हैं ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ आया? बिल्कुल समझ आया होगा। इसमें कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं सारी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा तुम्हारी। अब देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स टू प्रिपेयर। अब सबसे पहला टॉपिक आता है, देखो हमने ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग समझ लिया कि कैसे होती है ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड, होता क्या है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है? अब आते हैं रिक्वायरमेंट्स टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई इन द फॉलोइंग कंडीशन। यार देखो, जिसकी सब्सिडरीज होगी उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने ही बनाने हैं, बट अगर ये कंडीशंस मीट हो गई, ये जो कंडीशंस दे रखी है नीचे 1 2 3, अगर ये मीट हो गई तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की नीड ही नहीं बचेगी। समझ रहे हो? सबसे पहली कंडीशन आती है, अगर होली ओन्ड सब्सिडरी या पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी है और उसके कोई भी उसके जितने भी मेंबर्स हैं उसने उनको इंटीमेट कर दिया है, हमने पेरेंट कंपनी ने इंटीमेट कर दिया कि भाई हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम नहीं बनाएंगे कंसोलिडेटेड, और प्रूफ ऑफ डिलीवरी हमारे पास है, तो क्या होगा? और कोई भी मेंबर ने ना ऑब्जेक्शन रेज नहीं करा है। दोबारा समझाता हूं, जैसे रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी काफी सारी सब्सिडरीज है। अब उनके जो जितने भी मेंबर्स हैं, जो होली ओन्ड सब्सिडरी होगी एक, कोई पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी होगी, होली ओन्ड सब्सिडरी जिसका 100% स्टेक हो, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें दोबारा समझाता हूं, जैसे मान लो होली ओन्ड सब्सिडरी में 100% स्टेक हुआ, रिलायंस ने 100% शेयर होल्डिंग उसी की है, तो उसके अंदर तो कोई शेयर उसका चांस ही नहीं बचा। अब पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी में फॉर एग्जांपल मान लो 60% शेयर होल्डिंग है रिलायंस की, बाकी सारे 40% पुराने छोटे मोटे शेयर होल्डर हैं, उनको हम ये इंटीमेट कर देंगे कि हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना रहे हैं, राइटिंग में इंटीमेट कर देंगे, और हमने प्रूफ भी ले लिया कि हमने लेटर भेजा उन्हें राइटिंग में कि हाँ हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना रहे हैं। और जो 40% लोग हैं उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि हाँ भाई तुम मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है, तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, तो एक कंडीशन हमारी सबसे पहले ये मीट हो जाती है। उसके बाद आता है कंपनीज जिसकी सिक्योरिटीज आरंट लिस्टेड और नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। भाई अगर रिलायंस है, रिलायंस अब इससे पहले वाले एग्जांपल में ये मान के चलना रिलायंस और उसकी सब्सिडीज सारी अनलिस्टेड कंपनीज है, बट रिलायंस एक्चुअल में तो लिस्टेड है ना, तो रिलायंस ये काम कर ही नहीं सकती, उसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देने ही पड़ेंगे। तो अगर कोई कंपनी जो कि लिस्टेड नहीं है, ना ही प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में है, वो वाली ये कंडीशंस मीट कर जाएगी, तो उसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अब आता है अल्टीमेट होल्ड एंड इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी फाइल्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जांपल तुम मान लो जैसे रिलायंस था, ठीक है, इसके जो एक और सब्सिडरी थी, कोई ए सब्सिडरी थी, फिर उसके नीचे भी कोई और सब्सिडरी थी, बी सब्सिडरी मान लो थी। अब अगर बी सब्सिडरी को या तो ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, ये बना रही है ना, तो बी को नहीं बनाने की जरूरत। समझ आई तुम्हें? अगर होल्डिंग कंपनी या अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रही है ना, खत्म बात, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नीड ही नहीं बचेगी बी कंपनी के लिए। समझ रहे हो? अब आता है इन्वेस्टमेंट एंटिटी जो होती है ना, investment entity need not present consolidated financial statement if it measures subsidiary at fair value through P&L account। अब फेयर वैल्यू थ्रू P&L अकाउंट का क्या मतलब है कि वो जितनी भी इन्वेस्टमेंट दिखा रही है ना, वो उसकी ट्रू वैल्यू पे दिखा रही है, और जो भी लॉस, प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो सारा P&L के अंदर जा रहा है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी की होल्ड, उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। कैसे होता है? अब जो इन्वेस्टमेंट एंटिटी होती है उसकी क्या डेफिनेशन है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो ये बोलता है कि वो कंपनी ऐसी कंपनी है इन्वेस्टमेंट एंटिटी जो कि ऑब्टेन करती है फंड्स किससे, वन और मोर इन्वेस्टर से, फॉर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। यार वो क्या करते हैं, कंपनी है जैसे ए कंपनी है, उसने मार्केट में गई और कहा कि भाई मेरे को सारे पैसे दे दो, मैं तुम्हारे अच्छी जगह पैसे इन्वेस्ट करके तुम्हारे को अच्छा रिटर्न दूंगी। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज वो होती है। अब कोई कंपनी जा रही है बाहर पैसा मांगने इन्वेस्टमेंट के लिए, वन और मोर इन्वेस्टर से ज्यादा के लिए, वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी की डेफिनेशन का एक पार्ट फुलफिल कर रही है। उसके बाद क्या है, इन्वेस्ट सॉलिडली, मतलब उसका क्या काम है, एक तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट से रिटर्न लाना, और एक इन्वेस्टमेंट इनकम लाना। इन्वेस्टमेंट इनकम फॉर एग्जांपल इन्होंने मान लो डिवेंचर्स में पैसा लगाया, पैसा ले लेकर लोगों का डिवेंचर्स में पैसा लगा दिया, तो उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इन्वेस्टमेंट इनकम हो जाएगी। और जो उसके ऊपर, चलो डिबेंचर्स तो कैपिटल एप्रिसिएशन देती नहीं, फॉर एग्जांपल मान लो शेयर्स में पैसा लगाया, तो शेयर्स में पैसा लगा के क्या मिलेगा उन्हें, शेयर्स में पैसा लगा के उन्हें कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा। मान लो 100 रुपए का शेयर था, वो 120 रुपए हो गया, तो 20 रुपए का कैपिटल एप्रिसिएशन मिल गया। अब कोई इन्वेस्टमेंट एंटिटी ऐसे तो करती है ना पैसा, ऐसे तो पैसा लगाती है, ये होती है इन्वेस्टमेंट एंटिटी की डेफिनेशन। उसके बाद है मेजर सब्सटेंशियली ऑल इन्वेस्टमेंट्स ऑन फेयर वैल्यू बेसिस। अगर वो सारी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू बेसिस पे कर रही है तो ये हो गई इन्वेस्टमेंट एंटिटी की डेफिनेशन। ये 3 कैटेगरी फुलफिल होती है, मतलब 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट फुलफिल होते ही वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी बन जाती है।
ठीक है। अब देखो इसको मैंने कैसे समझाया, इन्वेस्टमेंट एंटिटी ए है होल्डिंग कंपनी, इन्वेस्टमेंट एंटिटी बी है सब्सिडरी कंपनी। इनको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जरूरत नहीं है अगर ये जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स है वो किस पे दिखा रही है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। पीएनएल के थ्रू अगर वो फेयर वैल्यू दिखा रही है अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी है उसने, तो उसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बट अगर कोई कंपनी है, इन्वेस्टमेंट एंटिटी है ना, होल्डिंग कंपनी उसकी इन्वेस्टमेंट एंटिटी, और सब्सिडरी कंपनी मान लो कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है। अब कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कोई कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, उसकी इन्वेस्टमेंट कंपनी तो है नहीं, तो उसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। उसको कोई भी उससे मतलब एक तरह से ऐसे मान लो उसे कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिल रहा है। कौन सी कंपनी को, अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी कोई सब्सिडरी कोई और कंपनी है रादर देन इन्वेस्टमेंट कंपनी। समझ गए। अब एक इंपॉर्टेंट नोट है, चलो हम दो टॉपिक कवर कर लिए, एक ही हुआ है वैसे तो। रिक्वायरमेंट्स टू प्रेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डजंट अप्लाई इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। और ये कंडीशंस हमने देख ली। और इन्वेस्टमेंट एंटिटी के केस में क्या हुआ, अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी और उसकी सब्सिडरी फाइनेंशियल, जो भी फाइनेंशियल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है उसे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के थ्रू रूट करा रही है, तो उसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर AS21 क्या बोलता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, कि अगर सब्सिडरी शुड बी एक्सक्लूडेड इफ कंट्रोल इज टेम्परेरी। कंट्रोल यार मान लो कि हमें पता है कि हमें आगे इन्वेस्टमेंट जो हमने लगाई है ना, हमें बेचनी है, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट है वो, हमारी परमानेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। मतलब ऐसे मान लो हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करी, हमने उसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करी है। तो AS21 ये बोलता है कि अगर तुम मतलब एएस के अंदर कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हो और तुमने टेम्परेरी होल्डिंग के लिए कोई सब्सिडरी में पैसा लगाया है, तो उसके अंदर कंसोलिडेटेड करने की जरूरत तुम्हें नहीं है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की नीड नहीं है। बट अगर तुम 110 इंड AS 110 फॉलो करते हो जो कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है, तो वो ये बोलता है ऐसी कोई एग्जेम्पशन नहीं है, चाहे टेम्परेरी कंट्रोल हो ना हो, अगर कंपनी 51%, 50 या उससे 51% से ज्यादा अगर वो होल्डिंग है कंपनी के अंदर, तो उसके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे ही बनेंगे। कंसोलिडेशन इज मैंडेटरी फॉर इंडियाज कंप्लायंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समझ गए। तो AS21 के अंदर तो मैंडेटरी नहीं है अगर टेम्परेरी कंट्रोल है, बट इंडिया बोलता है कि अगर टेम्परेरी कंट्रोल है तो भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे अगर वो हमारी सब्सिडरी की डेफिनेशन के अंदर आ रहा है तो। अब आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट। पेरेंट है जो, पेरेंट कंपनी क्या है, होल्डिंग कंपनी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसका ना बहुत अच्छा निमोनिक है। क्या निमोनिक है, पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडजस्टमेंट ऑफ CSR, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड गैप इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसमें ना तुम्हारे सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। दोबारा मेरे साथ बोलो क्या है, पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, पेरेंट्स अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेते हैं। अब यहाँ पे कंपनी जो है वो भी तो कुछ जिम्मेदारी लेगी ना अपनी सब्सिडरी, जो कि बच्चे हैं 51% वाले, 51% वाले जो बच्चे जिन्होंने इतने सारे ले रखे हैं, जो भी कर रखे हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है। समझ रहे हो ना तुम मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पैसा लगाया ना सब्सिडरी के अंदर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, होल्डिंग कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडजस्टमेंट ऑफ CSR की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी वो, अकाउंटिंग पॉलिसीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, गैप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। कौन लेगा, पेरेंट ही तो लेगा ना भाई। जो बच्चे होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होता है, पेरेंट्स ही तो होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबल, उनको अच्छे से ज्ञान देना, उनको अच्छे संस्कार देना। अब हमारी सब्सिडरीज क्या है, पेरेंट कंपनी की सब्सिडरीज बच्चे ही तो है, तो उनकी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किससे रिलेटेड, CSR से रिलेटेड, अकाउंटिंग पॉलिसीज से रिलेटेड, और गैप से रिलेटेड, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, वो किसकी जिम्मेदारी होगी, पेरेंट की जिम्मेदारी होगी। निमोनिक तुम्हें याद हो गया। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट के अंदर सारे पॉइंट्स बता रखे हैं क्या क्या। एडजस्टमेंट करनी है, मेकिंग कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स, तो तुम्हारा ये देखो एडजस्टमेंट से ये कवर हो गया कि जो कि कंसोलिडेटेड एडजस्टमेंट्स होगी वो सारी पेरेंट कंपनी करेगी। कंसोलिडेशन जो एडजस्टमेंट होगी, जो गुडविल निकालना होगा, कैपिटल रिजर्व निकालना होगा, वो सब बच्चे थोड़ी निकालेंगे, पेरेंट निकालेगा जब उसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। तो उसके बाद CSR की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, पेरेंट की होगी, क्योंकि सब्सिडरीज तो उनके बच्चे हैं, वो थोड़ी बनाएंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पेरेंट्स बनाएंगे। और जो CSR है वो पेरेंट करेगा। कैसे कैसे करना है भाई, तो इसके अंदर क्या क्या है वो पॉइंट पढ़ते हैं। CSR, सी से क्या है, आइडेंटिफाइंग कंपोनेंट्स, सी से है कंपोनेंट्स, आइडेंटिफाइंग कंपोनेंट्स एंड इंक्लूडिंग दोस कंपोनेंट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो आइडेंटिफाई करेगा कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सब्सिडरीज के अंदर आ रहे हैं, वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स जाएंगे वो आइडेंटिफाई करेगा। तो गुडविल हो गई, इन्वेस्टमेंट्स कैसे जाएंगी, कैश एंड बैंक कैसे जाएगा, गुडविल निकालनी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग, ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, सेगमेंट वाइज हम रिपोर्ट बनाते हैं ना,
रिपोर्ट बनाते सेगमेंट वाइज रिपोर्ट, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो भी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आइडेंटिफाइंग रिलेटेड पार्टीज एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, अरे भाई जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही पेरेंट बना रहे हैं तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस और वो सब देखना कि वेदर वो सब्सिडरी में फॉल करे, फिर उसके भी हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे नहीं बनाएंगे? तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज, अरे भाई सब्सिडरी ने कोई और अकाउंटिंग पॉलिसीज, मान लो कोई बच्चे ने गलत काम कर रखा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पेरेंट की है ना उसे ठीक करने की या उसे सुधारने की। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? बच्चों को सुधारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके माँ बाप की होती है। और यहाँ पे अगर सब्सिडरीज ने कोई गलत अकाउंटिंग पॉलिसीज या कोई और अलग, गलत नहीं, कोई अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज लगा रखी है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? उसे हार्मोनाइज करना, मतलब उसे एक सार लाना। कि अगर कुछ अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज लगा रखे, बट वो जब हम अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसीज किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। उसके बाद है गैप कन्वर्जन, अगर भाई कोई और गैप के अंदर है वो, या मतलब सब्सिडरीज हमारी कोई और गैप के अंदर फॉल कर रही है तो उसको ठीक करने की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ऑब्टेनिंग एक्यूरेट एंड कंप्लीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, अरे भाई वो सब्सिडरीज हैं जो हमारे बच्चे हैं उनसे सही से इंफॉर्मेशन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे तुम्हारा याद हो गया कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट है क्या है? पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडजस्टमेंट ऑफ CSR, अकाउंटिंग पॉलिसीज, गैप इन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। समझ गए? ये हो गए तुम्हारे सारे पॉइंट, सात के 7 पॉइंट तुम्हारे याद हो गए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट क्या क्या होती है। अब होता है ऑडिटर्स की क्या क्या ऑब्जेक्टिव है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। अरे भाई मैनेजमेंट ने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लिए, ठीक है, अब आती है पेरेंट की बारी। पेरेंट ने अपना काम कर दिया कि भाई उसने सारे डाटा वाटा लेके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सारे डाटा वाटा लेके बना दिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ऑडिटर आएगा भाई, कमरे में आएगा ना, हाँ भाई ऑडिटर आ गया मैं, अब मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग करूंगा। जो तुमने घपला करा होगा उसको मैं देखूंगा कहां पे तुमने गुडविल को राइट ऑफ नहीं करा, कहां गुडविल नहीं निकाली, माइनॉरिटी को कम पैसे तो इन दे रखे थे। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ऑडिटर चेक करेगा ना। ऑडिटर की यही तो ऑब्जेक्टिव है कि जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो पब्लिश करेगा अपने साइन करके, वो ठीक से होने चाहिए पब्लिश। वो तो सारी चीजें चेक करेगा भाई। वो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेगा? गलत होगा तो बता देगा कि हाँ भाई इसे ठीक करो, वरना मैं अपना ओपिनियन चेंज कर दूंगा। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? किसका ऑब्जेक्टिव है? ऑडिटर का ही तो ऑब्जेक्टिव है। तो ऑडिटर का ऑब्जेक्ट, ये भी देखो इसकी बहुत अच्छी टेक्निक है, वेदर 1 and 3 of 143 इज एप्लीकेबल ऑन वैट। ये ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव, वो ये चेक करेगा वेदर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 3 ऑफ 143 इज एप्लीकेबल ऑन वैट। इससे याद करो कि ऑडिटर्स की क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। अब 143(1) कौन सा होता है और 143(3) कौन सा होता है? 143(1) होता है ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट की बात हो रही है, इनकम टैक्स एक्ट में मत घुस जाना, यहाँ पे कंपनीज एक्ट की बात हो रही है। इनकम टैक्स एक्ट में 143(1) इंटीमेशन का होता है, 143(3) नोटिस का होता है। हमें 143(1) कर रहे हैं तो हम किसकी बात करें? कंपनीज एक्ट की। कंपनीज एक्ट में ये बोलता है टू इंक्वायर मैटर्स स्पेसिफाइड इन 143(1) कि कोई फ्रॉड कंपनी ने तो नहीं करा है, कंपनी के अगेंस्ट कोई फ्रॉड तो नहीं है, वो 143(1) के अंदर वो चेक करेगा। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करते टाइम ये 143(1) लगाएगा, एक 143(3) लगाएगा। क्या कि भाई अगर इंटरनल कंट्रोल से वो इफेक्टिव है नहीं है, उस पर वो अपना इफेक्टिवनेस बताता है ना, उस पर ओपिनियन नहीं देता बट इफेक्टिवनेस तो बताता है ना कि वेदर कंट्रोल्स जो कि रिस्क के अगेंस्ट लगे हुए हैं वो ठीक से लगे हुए हैं नहीं लगे हुए हैं। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये वो दोनों चीजें बताएगा। फिर उसके बाद क्या करता है? वैलिडेट करता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि भाई रिक्वायरमेंट है ना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, किस लिए तुम बना रहे हो और जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हो सब चीज को तुम फुलफिल कर रहे हो नहीं कर रहे। ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करेगा? कौन देखेगा? ये ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है। भाई ऑडिटर को क्यों पैसे देते हैं हम इतने सारे? अब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, अरे भाई जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तुम बना रहे हो मैनेजमेंट, वो ऑडिटर चेक करेगा ना कि भाई वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कि भाई शेड्यूल 3 डिवीजन 2 वाली बैलेंस शीट हो या कोई और बैलेंस शीट बननी हो, कोई और शेड्यूल की बैलेंस शीट बननी हो, कि वो तुम ठीक से बना रहे हो नहीं बना रहे हो। ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि मैनेजमेंट जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएगा, कंसोलिडेटेड P&L बनाएगा, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएगा, वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की तो बना रहा है ना कि शेड्यूल 2 की जगह शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट लगा दी, शेड्यूल 3 की जगह शेड्यूल 2 की लगा दी। भाई वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करना कि वेदर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। समझ गए? पक्का? उसके बाद आता है ट्रू एंड फेयर व्यू। अरे भाई उसने सब कुछ चेक कर लिया, अब वो ये भी तो देखेगा ना कि ओपिनियन तो बताएगा ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, बताएगा ना ऑडिटर। ऑडिटर पैसे क्यों लेता है? वो रिपोर्ट बनाने के पैसे लेता है। अब वो जो रिपोर्ट नहीं बनाएगा तो कैसे काम चलेगा बताओ?
रिपोर्ट बनाने भी तो जरूरी है ना, वो पैसे किस चीज के ले रहा है, वो ऐसे एक्सप्रेस कर देगा ओपिनियन। हमें याद हो गया ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव, हमारे ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव है वेदर सबसेक्शन 1 and 3 of 143 इज एप्लीकेबल ऑन वैट। वैट से हो जाएगा वैलिडेट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड ट्रू एंड फेयर व्यू। और 143(1) और 143(3) यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। 143(1) आता है, 143(1) आता है फ्रॉड के लिए, और 143(3) आता है इंटरनल कंट्रोल्स के लिए। ठीक है, इसको तुम थोड़ा सा इलैबोरेट करना, अगर तुम्हारा मन इतना लिखोगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद आता है ऑडिटर्स कंसीडरेशन अबाउट मटेरियलिटी इन ऑडिट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई मटेरियलिटी क्यों लेता है ऑडिटर, बताओ क्यों लेता है मटेरियलिटी? मटेरियलिटी क्यों डिफाइन करता है ऑडिटर? हमने ऑडिट रिपोर्ट में ही पढ़ा था, वो मटेरियलिटी डिफाइन करता है। क्यों करता है वो मटेरियलिटी? पता है डिफाइन इसलिए करता है कि वो ना ये बताता है कि भाई मैं ना इतने तक, वो अपने अपने जो भी फॉर्मूले से मटेरियलिटी निकालता है, वो बोलता है कि भाई मैं इतने तक के तो सैंपल्स मंगा सकता हूँ, मैं इससे नीचे नहीं जाऊंगा, मैं इससे ऊपर ऊपर के सैंपल्स मंगाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मटेरियलिटी निकली मान लो 1 करोड़ रुपए, अब 1 करोड़ से ऊपर वाली जो मटेरियलिटी होगी ना, उस चीज को तो मैं चेक करूंगा, बट 1 करोड़ से नीचे होगा तो मैं उसे चेक नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास है लिमिटेड टाइम और मेरे को सारी चीजें चेक करनी है और मेरे को अपना ओपिनियन देना है। अब मैं ओपिनियन गलत तो दूंगा नहीं, तो मैंने इससे नीचे वाली चीजें छोड़ दिया है। उस पे हम अपना मटेरियलिटी डिफाइन करेंगे। हाँ भाई हम 1 करोड़ से ऊपर ऊपर वाली चीजें चेक करेंगे। भाई एंटिटी बहुत बड़ी है, तो एंटिटी में अगर 1 करोड़ तक की भी कोई इधर उधर होता है तो एक बार के लिए एंटिटी झेल सकती है, बट 1 करोड़ से ऊपर वाली चीजें तो हम चेक कर ही रहे हैं। तो ऑडिटर सारी चीजें चेक नहीं करेगा, इसलिए ऑडिटर को मटेरियलिटी डिफाइन करना बड़ा जरूरी होता है। अब क्या होता है, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंप्यूट मटेरियलिटी फॉर अ ग्रुप एज होल। भाई अब वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है तो उसके अंदर गुडविल निकालेगा, मॉनेटरी इंटरेस्ट निकालेगा, उसे मटेरियलिटी पता होनी चाहिए ना कि कोई इधर उधर झोल झपाटा तो नहीं है। गुडविल अगर वो 5 करोड़ की निकल रही है फॉर एग्जांपल सपोज, तो 5 करोड़ पे वो चेकिंग करेगा ना, अपने अपने सारे ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा है। उसने मटेरियलिटी 1 करोड़ की डिफाइन करी थी और गुडविल आ रही है 5 करोड़ की, वो देखेगा। इसलिए कंप्यूट करना मटेरियलिटी ऑफ अ ग्रुप बहुत जरूरी है, क्योंकि अब वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ ग्रुप बना रहा है, वो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना रहा कि भाई वो रिलायंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है, रिलायंस की सब्सिडरीज के भी एक साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, उसी तो बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मटेरियलिटी भी तो कंसोलिडेटेड लेवल पे ही देखेगा ना, कि और भी एंटिटीज के इन्वेस्टमेंट्स भी घुस गई, पीपीई भी घुस गया, कैश एंड फ्लो भी घुस गया, उसका ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल, लोन भी घुस गए, शेयर कैपिटल, उसका रिजर्व उनके वो भी घुस गए, और इतनी सारी लाइबिलिटी, इतनी सारी एसेट सब घुस गया। तो बड़ा हो गया ना भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का दायरा बड़ा हो गया, क्योंकि भाई वो रिलायंस के नहीं रहे, उनकी सब्सिडरीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रह गए, तो मटेरियलिटी बढ़ जाएगी उस हिसाब से। इसलिए मटेरियलिटी को डिफाइन करना यहाँ पे बड़ा जरूरी है, टू असेस द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। अब वो जो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट होगी, मैंने तुम्हें एग्जांपल की क्या क्या बताए थे, दोबारा याद करो। गुडविल बताया था एक, और एक क्या बताया था, एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं। तो इनकी मटेरियलिटी को डिफाइन करना जरूरी है ना, ताकि वो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट पे अपने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए, अगर वो मटेरियलिटी से तो ऊपर जा रहे हैं, तो इसलिए जरूरी है डिफाइन करना मटेरियलिटी को। उसके बाद आता है पेरेंट ऑडिटर कैन आल्सो यूज मटेरियलिटी कंप्यूटेड ऑन अ ग्रुप लेवल टू डिटरमाइन वेदर फाइनेंस कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियल टू ग्रुप टू स्कोप इन एडिशनल कंपोनेंट्स। यार मान लो उसने ना अपनी मटेरियलिटी डिफाइन कर ली और मटेरियलिटी से और भी ऊपर चीजें आ रही हैं जिसे हमें चेक करना पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीजें होती है कंसोलिडेशन है जब हम करते हैं कि भाई इन्वेंट्री का हमें प्रॉफिट हटाना होता है, इंटरेस्ट पेड, लोन, ये सब भी होते हैं जो इंटर कंपनी ग्रुप एडजस्टमेंट्स होती है। क्या होती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? क्या होता है, रिलायंस ने काफी सारी कंपनीज को अपने लोन दे रखे हैं, उन सब्सिडरीज ने रिलायंस को लोन दे रखा है, उन्हें भी तो चेक करना पड़ेगा ना। ये कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट ही तो होती है कि हमने लोन हटा दिया। भाई इंटर कंपनी लोन होगा तो हम लोन हटा देंगे, एक यहां से दिया यहां से दिया, एक ही तो बात है। भाई बच्चे ने अपने पापा को लोन दे दिया तो ठीक है ना, घर में ही तो है लोन, तो लोन को हटा देंगे हम। या बाप ने अपने बेटे को लोन दे दिया तो क्या हुआ, ठीक है दे दिया तो दे दिया, हटा देंगे, घर की तो बात है। बट ये एडजस्टमेंट्स होंगी तो हमें तो चेक करना पड़ेगा ना, तो हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि हम ओपिनियन देंगे तो हमें सब चीज पता हो। फिर आता है प्रिंसिपल ऑडिटर कंप्यूट्स मटेरियलिटी फॉर ईच कंपोनेंट एंड कम्युनिकेट्स टू कंपोनेंट ऑडिटर। भाई जो प्रिंसिपल ऑडिटर, जो मेन ऑडिटर होते हैं, जो रिलायंस का ऑडिटर है, जो सब्सिडरीज का ऑडिटर हो सकता है अलग हो, अब रिलायंस का ऑडिटर है वो अपनी मटेरियलिटी निकाल देगा और कंपोनेंट ऑडिटर जितने भी सब्सिडरी हैं उनके ऑडिटर को बता देगा कि हाँ भाई मेरी रिलायंस की इतनी मटेरियलिटी निकली, अपनी मटेरियलिटी अपने हिसाब से देख लो ग्रुप लेवल पे, वो बता देगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब प्रिंसिपल ऑडिटर ऑल्सो ऑब्टेन कंफर्मेशन फ्रॉम कंपोनेंट ऑडिटर। भाई प्रिंसिपल ऑडिटर की ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कंपोनेंट ऑडिटर हैं, जो दूसरी सब्सिडरीज के ऑडिटर हैं, उनसे ये चीज लिखने में लेनी कि भाई तुम इंडिपेंडेंट तो हो ना,
रिलायंस से, उनकी सब्सिडरी से, और कोड ऑफ एथिक्स जो आईसीआई डिफाइन करता है या कोई और कोड ऑफ एथिक्स है, उसे तुम ढंग से फॉलो कर रहे हो ना, नहीं कर रहे, उसे रिटर्न में मेरे को रिटर्न में दे दो अगर कर रहे हो तो तुम्हें अगर कर रहे हो तो तुम्हें रिटर्न में देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस खत्म बात। ये हो गया हमारा कि ऑडिटर्स कंसिडरेशन अबाउट मटेरियलिटी इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। है कुछ टॉपिक में, ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी है बट समझ आ जाएगा तो याद भी हो जाएगा। अब हर चीज की मेमोरी टेक्निक तो बन नहीं सकती है, जितनी हो सकता है वो मैं बनाने की कोशिश करता ही हूँ। अब आता है प्लानिंग ऑफ ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हमें ना प्लान करना है, अब हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करनी है। भाई ऑडिटर का काम तो ऑडिट करना होता है, हर चीज ऑडिटर का ऑडिट कर देता है, वो कुछ भी हो। अब वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का उस पर प्रोजेक्ट आएगा, उसे ऑडिट करना है, वो कैसे कैसे करेगा, हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। हम भाई बैठक बुलाएंगे, हाँ भाई, वो फोन करेगा ऑडिटर अपने सीनियर मैनेजर को, भाई पार्टनर है ऑडिटर, मैं पार्टनर हूँ, मैं अपने सीनियर मैनेजर को मतलब जो नीचे बैठे होंगे फोन करके बुला लूंगा, हाँ भाई तुम एक काम करो यहाँ पे आ जाओ, हमें ना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कोई प्रोजेक्ट मिला है, अब इसकी हमें प्लानिंग करनी है और इन्हें 50 दिन के अंदर ना हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज करके देने हैं। आ जाओ प्लानिंग कर लो, कैसे काम करोगे मेरे को दिखा देना इस दिन, और फिर हम भेज देंगे उन्हें। बुला लेगा, बैठक बुला लेगा, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे एक बंदा बैठा है जो सीनियर मैनेजर है, फिर यहाँ पे नीचे और बैठे हैं मैनेजर बैठे हैं, असिस्टेंट मैनेजर बैठे हैं, इंटर्न्स बुला लिए हमने, सब बुला लिए। हाँ भाई अब हम प्लानिंग करते हैं कि कैसे होगी ऑडिट। ये होती है प्लानिंग। क्या होता है, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्या ये ग्रुप का कैसा स्ट्रक्चर है कि भाई ये है। अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें तो पता होना चाहिए सब्सिडीज कितनी है, जब भी तुम कंसोलिडेशन करेंगे ना तो ग्रुप उसका ग्रुप स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि भाई सब्सिडी रिलायंस की एक ए सब्सिडी, एक बी सब्सिडी, एक सी सब्सिडी है, ए की भी एक सब सब्सिडी है, बी की भी सब सब्सिडी है, इन सबको हमें कंसोलिडेटेड करना है तो ग्रुप स्ट्रक्चर देखना बड़ा जरूरी है। कि ग्रुप वाइड कंट्रोल्स इंक्लूडिंग असेसमेंट ऑफ आईटी सिस्टम एंड जनरल एप्लीकेशन कंट्रोल, कि भाई जो कंपनी ने ग्रुप पे कंट्रोल लगा रखे हैं, जो कंपनी ने ग्रुप वाइड कंट्रोल्स लगा रखे हैं वो कितने इफेक्टिव है, वो हमें चेक करना पड़ेगा ना। फिर हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स या टेस्ट ऑफ डिटेल्स करेंगे। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इफेक्टिव है, यार कंट्रोल्स इफेक्टिव है, भाई रिस्क जो आ रहे हैं उसके ऊपर जो कंट्रोल लगा रखे हैं वो अच्छे से रिस्क को मिटिगेट कर पा रहे हैं, तो हम ऑडिट प्रोसीजर्स कम करेंगे, हम कम सैंपल मंगाएंगे। भाई कंट्रोल बहुत इफेक्टिव है तुम्हारे तो हम ऑडिट प्रोसीजर्स कम करेंगे, कंट्रोल इनइफेक्टिव है तो ऑडिट प्रोसीजर हम बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, हम बढ़ा देंगे। ऐसी तो होता है। अगर कंट्रोल इफेक्टिव है तो फिर हमें ऑडिट प्रोसीजर कम करने हैं, अगर कंट्रोल इनइफेक्टिव है तो ऑडिट प्रोसीजर हम बढ़ा देंगे। हमने अपना टाइम तो उतना ही देना है ना भाई, हमें 50 दिन का टाइम मिला है, हमने स्टार्टिंग में कंट्रोल चेक कर लिए 20 दिन, 30 दिन में हमने बाकी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स कर लिए, ऐसी तो करना है। फिर उसके बाद हम देखेंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज वो क्या क्या फॉलो कर रहे हैं, पेरेंट क्या है, सब्सिडीज कंपोनेंट्स की क्या है, कंसोलिडेशन का क्या प्रोसेस लेना है, हम सारी प्लानिंग करेंगे ना बैठ के। हाँ भाई ये सर क्यों बुलाए बंदे, बस कि हाँ भाई रिफ्रेशमेंट्स के लिए थोड़ी बुलाए हैं, भाई काम करना पड़ेगा, पैसे ले रहे इतने ज्यादा। भाई लोग 5-5, 6-6 करोड़ रुपए दे देते हैं बड़ी बड़ी कंपनी वाले ऑडिटर को 50 दिन के काम के, हाँ भाई ले लो, बट काम एकदम एक नंबर होना चाहिए, तभी तो इतनी बड़ी टीम चाहिए ऑडिटर को कि हाँ भाई तुम करोगे ये काम ही। भाई ऑडिटर जो पार्टनर है वो तो प्रोजेक्ट लाएगा, काम तो टीम करती है ना, और पार्टनर तो साइन करते हैं देख के हाँ भाई सब कुछ सही है नहीं सही है। उस लेवल पे जाने के लिए तो टाइम लगेगा ना। फिर उसके बाद क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म ऑन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। कि भाई अब हमने क्यों बैठक बुलाई है कि भाई 50 दिन में करना है, देख लो नेचर क्या है, एक्सटेंट क्या, टाइमिंग क्या, तुम्हें भाई तेरे को कितना टाइम लगा, तेरे को कितना टाइम लगा, तेरे को कितना टाइम लगा, भाई तेरे को कितना टाइम लगेगा, फिर तू रिव्यू करेगा, फिर तू मेरे को कराएगा। भाई टाइम डिसाइड कर लो, टाइमलाइन बना दो, मेरे को बता दो। डिसाइड करने की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीम की, आगे ऑडिटर को कन्वे कर सके जो पार्टनर है। भाई पार्टनर का क्या काम होता है, और उस पर साइन करने का, वो कैसे साइन कर देगा जब तक वो देखेगा नहीं, भाई वो रिस्क पे थोड़ी साइन करेगा, वो सारी चीजें देख के साइन करेगा। और डिटरमाइनिंग एक्सटेंट ऑफ यूज ऑफ अदर ऑडिटर्स वर्क। अब हमें जब हम पेरेंट ऑडिटर हैं, भाई कंपोनेंट कोई और ऑडिट कर रहा है, जो कंपोनेंट का ऑडिट कर रहा है उससे हमारे को कितना यूज करना है वो भी डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ भाई तुम कह रहे हो कि अब हम पेरेंट के तो ऑडिटर है ही, अब हमें सब्सिडीज से भी सारी इंफॉर्मेशन लेके उनके ऑडिटर से भी पूछना पड़ेगा। अब देख लो उनसे क्या क्या काम करवाना है और क्या क्या चीजें तुम्हें चाहिए, उसकी लिस्ट बना लो, ऐसे तुम प्लान कर लो कैसे करोगे। बस ये हो गया टॉपिक खत्म तुम्हारा, प्लानिंग ऑफ ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कुछ है समझ के करोगे ना, याद हो जाएंगी चीजें। उसके बाद आता है हाउ ऑडिटर इंश्योर्स कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट्स इंक्लूडेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई ऑडिटर को ये डिटरमाइन करना है कि जो उसमें जैसे सब्सिडीज आ रही हैं, सारी सब्सिडीज का कंसोलिडेटेड कर लिया ना, जो कंसोलिडेट होनी चाहिए थी वो कंप्लीटनेस चेक करनी है उसे, तो उसके लिए क्या करेगा, वो करेगा अपने पुराने वर्क पेपर उठा लेगा, रिव्यू करेगा पुराने वर्क पेपर, इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से
तो इसकी मेमोरी टेक्निक से चालू करते हैं। रिव्यू वर्क पेपर एंड इंक्वायर मैनेजमेंट अबाउट पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट एंड शेयर होल्डिंग इन जॉइंट वेंचर्स एंड अदर अरेंजमेंट्स। यही है, ये तुम्हारी मेमोरी टेक्निक में तुम्हारे खत्म हो गया। एक और छोटी सी मेमोरी टेक्निक है, रिव्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड आईएएस। रिव्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड आईएएस। अब देखो देखते हैं क्या है। पहली वाली ज्यादा आसान है, पहली वाली ज्यादा आसान है, ठीक है। हाउ ऑडिटर इंश्योर कंप्लीटनेस। अब उसे कंप्लीटनेस इंश्योर करने की, भाई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बना रहा है तो उसने कुछ चीज छोड़ी तो नहीं है ना, तो कैसे करेगा इंश्योर? वो पहले पुराने वर्क पेपर दिखेगा कि भाई पुराने में कौन कौन, अगर वो पहला जो ऑडिटर आया है वो पहले भी था ऑडिटर, तो वो ये देखेगा कि भाई मैंने पुराना क्या क्या काम करा है, कौन कौन सी एंटिटीज थी जिनको मैंने कंसोलिडेटेड करा था, कंसोलिडेट करा था, जो जो एंटिटीज थी वो पुराने वर्क पेपर से पता लगा लेगा। फिर इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से कि भाई कोई नए कंपोनेंट है तो वो बता दो, और कोई कंपोनेंट तुम्हारे हट गए, मतलब सब्सिडरी में ए बी सी सब्सिडरी आ रही थी, तो डी भी आ गई तो बता दो मेरे को, अगर कोई आई है डी तो, और अगर सी चली गई तो बता दो मेरे को कि भाई सी चली गई। ये इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से, कौन? ऑडिटर। ऑडिटर का ही तो काम है सारा। रिव्यू करेगा इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। एक बार वो देख भी लेगा इन्वेस्टमेंट कि भाई रिलायंस के नाम पे क्या क्या चीज आ रही है उनकी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, है ना। उसके बाद क्या, आइडेंटिफाई चेंजेस इन शेयर होल्डिंग दैट हैव टेकन प्लेस, कि भाई एक कंपनी में मान लो होली ओन सब्सिडरी थी, रिलायंस की कोई होली ओन सब्सिडरी थी, एक कंपनी, उसके अंदर 100% शेयर रिलायंस के थे, अब उसने 10% बाहर बेच दी तो 90% हो गया ना। वो चेंज जो शेयर होल्डिंग में वो भी पता लगाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की। फिर उसके बाद करेगा रिव्यू करेगा जॉइंट वेंचर और जॉइंट अरेंजमेंट्स को, कि भाई जॉइंट अरेंजमेंट्स और जॉइंट वेंचर्स को अगर हमें कंसोलिडेटेड करना है, उनके अलग तरीके से अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो होता है। सब्सिडरी का अकाउंटिंग प्रोसेस अलग होता है, जेवीज का अलग होता है। वो ये चेक करेगा कितनी जेवीज हैं, कितने जॉइंट अरेंजमेंट्स हैं। उसके बाद क्या, रिव्यू ऑफ अदर अरेंजमेंट्स एंटर्ड बाय पेरेंट्स दैट हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई कोई और अरेंजमेंट है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो क्यों इंक्लूडेड नहीं होने चाहिए, वो मैनेजमेंट से पूछेंगे, या क्या रीजन है वो आइडेंटिफाई करेंगे। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की। देखो हो गया तुम्हें याद। रिव्यू वर्क पेपर्स जो कि पुराने साल में बनाए होंगे, इंक्वायर करो मैनेजमेंट से अबाउट पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट करी होगी ना पेरेंट ने, और शेयर होल्डिंग कितनी है जॉइंट वेंचर में और अदर अरेंजमेंट में, कि हाँ भाई उन्हें कंसोलिडेट करना भी है नहीं करना कंसोलिडेट। तो ये हो गया तुम्हारा मेमोरी टेक्निक से कैसे वर्क पेपर, तो एक पॉइंट हो गया। इंक्वायर मैनेजमेंट, पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डिंग किसके अंदर, जॉइंट वेंचर्स के अंदर और अदर अरेंजमेंट्स के अंदर। टोटल कितने पॉइंट है, 6 पॉइंट है, 6 के 6 पॉइंट तुम्हारे याद हो गए। बताओ कोई गलत है तो। इसमें ऐसे रिव्यू ऑफ क्या है ये, रिव्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस आईएएस, तो वी डब्ल्यू से हो जाएगा, क्या हो जाएगा डब्ल्यू से हो जाएगा वर्क पेपर्स, आई से हो जाएगा इंक्वायरी, पी से हो जाएगा पेरेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट, नहीं पेरेंट पी से हो जाएगा हाँ पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट, आई से हो जाएगा आइडेंटिफाई चेंजेस इन शेयर होल्डिंग, ए से हो जाएगा ए से क्या था, एस से क्या था, शेयर होल्डिंग, आई से था इन्वेस्टमेंट था, तो ये क्या था, जॉइंट अरेंजमेंट्स अदर अरेंजमेंट्स। छोड़ो ये वाला मेमोरी टेक्निक रहने दो, मत करना ये वाली, छोड़ो इसे, ऊपर वाली कर लेना, वो ज्यादा आसान है। इसमें बेकार में कंफ्यूज हो जाओगे, मेरे को मैं ही कंफ्यूज हो गया, तुम भी हो ही जाओगे। छोड़ो ये वाली याद कर लेना मेमोरी टेक्निक, कौन से, रिव्यू वर्क पेपर्स एंड इंक्वायर मैनेजमेंट अबाउट पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट्स एंड शेयर होल्डिंग इन जॉइंट वेंचर्स एंड अदर अरेंजमेंट्स। डन है ये भी कंप्लीट। कौन सा, हाउ ऑडिटर इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट्स इंक्लूडेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। टॉपिक समझ भी आ रहे हैं ना, बताना जरूर। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं कि परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कौन कौन सी होती है। भाई परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट क्या क्या होती है यार। मान लो कोई ऑडिटर है ना, तो ऑडिटर के पास प्रोजेक्ट आया कि तुम्हें ना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, तो क्या होता है, जो गुडविल होती है, गुडविल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम कब निकालते हैं, सब्सिडरीज का जिस दिन कंट्रोल एक्वायर होता है। भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ी है ना, कंसोलिडेशन कैसे करते हो, डेट ऑफ कंट्रोल देखते हो ना, डेट ऑफ कंट्रोल, डेट ऑफ बैलेंस शीट देखते हो, डेट ऑफ कंट्रोल से लेकर डेट ऑफ बैलेंस शीट के बीच में जो कि आइटम्स है उन्हें हटाते हैं ना हम, तो यही तो होती है परमानेंट कंसोलिडेशन, कि भाई डेट ऑफ कंट्रोल पे वो तो स्टक हो गई ना गुडविल तो उस दिन ही निकलती रहेगी, राइट ऑफ होती रहेगी, वो इज अ डिफरेंट थिंग, बट गुडविल तो उसी दिन निकलेगी जिस दिन डेट ऑफ कंट्रोल एक्वायर करा है। उस दिन कितनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी, उस दिन क्या था गुडविल की वैल्यू, उस दिन हम निकालेंगे, तो वो परमानेंट कंसोलिडेशन हो गई ना भाई, वो तो हर बार निकलेगी ही निकलेगी। गुडविल माइनॉरिटी इंटरेस्ट उस दिन जिस दिन डेट ऑफ कंट्रोल है सब्सिडरी का रिलायंस के ऊपर आया है, ए का, बी का, सी का, उस दिन ही तो गुडविल निकलेगी ना सबकी अलग अलग टाइम पे,
ऐसी तो होती है कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, ये परमानेंट होती है, होंगी जब हम कंसोलिडेशन करेंगे। बाकी लोन ना दे रखा हो, लोन दे रखा हो, उससे हमें क्या लेना देना, मे भी हो सकता है मे भी ना हो, ये दोनों तो जरूर होंगी। समझ गए? तो डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व, गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों आ सकते हैं। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू माइनॉरिटी कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है। समझ गए ना? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या होता है? जिसका 50% से कम का हिस्सा होता है। ऑडिटर क्या वेरीफाई करेगा? ऑडिटर वेरीफाई करेगा प्री एक्विजिशन रिजर्व। भाई जब हम कंसोलिडेशन करते हैं, तुम ना अपना जो एफआर वाला जो टॉपिक है ना, एफआर वाला बुक खोल लेना साथ में, अगर तुम्हारे पास है तो उसके अंदर देखना तुम कंसोलिडेशन करते कैसे थे, है ना? तुम डेट ऑफ कंट्रोल पे ये सारी चीजें देखते थे, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स अगर होते तो तुम हटाते थे ऑफ कंपोनेंट्स। डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैं क्या कह रहा हूं, डेट ऑफ कंट्रोल इज अ डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उस दिन हम गुडविल निकालते हैं, उस दिन माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालेंगे। जो प्री एक्विजिशन रिजर्व्स हैं वो प्रॉपर्ली एलोकेट हो रहे हैं ना पेरेंट और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में, कहीं तुम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को कुछ दे ही ना रहे हो, ये चीज हमें चेक करनी पड़ेगी ना। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई जो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट हुई है गुडविल की, कैपिटल रिजर्व की, माइनॉरिटी कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की, वो सही से हुई या नहीं हुई है। वेरीफाई चेंजेस इन परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, अगर कोई चेंजेस हुए हैं पुराने से कि गुडविल राइट ऑफ करनी है, कि चलो पिछले साल तो हमने राइट ऑफ नहीं करी बट इस बार दोबारा गुडविल की वैल्यू करेंगे, अगर वो राइट ऑफ करनी तो हम कर देंगे। ये होता है वो वेरीफाई करना, ये सब वेरीफाई कर लेगा ऑडिटर। हो गया? अब करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, ये तो परमानेंट हो गई, जो मैंने बताया तो होनी है। डेट ऑफ कंट्रोल होगा तो उसके ऊपर गुडविल तो निकलेगी ना, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी निकलेगा, ये तो होनी है। तो ऑडिटर को ये तो चेक करना ही करना है। अब आते करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, भाई लोन दे रखा है, लोन नहीं दे रखा, वो तो हमें चेक करना पड़ेगा ना। मे भी हो सकता है सर कुछ हो ही नहीं ऐसी एक्टिविटी है, ऐसी ट्रांजेक्शन, अब पुराना कोई लोन आ रहा वो रीपे हो गया, तो कुछ भी किसी की बुक्स में किसी का नाम नहीं आ रहा है, मतलब रिलायंस की बुक्स में ए का नाम नहीं आ रहा है और ए की बुक्स में रिलायंस का नाम नहीं आ रहा है, ऐसी रिलायंस की बुक्स में बी का नाम नहीं आ रहा है, बी की बुक्स में रिलायंस का नहीं आ रहा है नाम, ऐसी सी की बुक्स में रिलायंस का नाम नहीं आ रहा है, रिलायंस की बुक्स में सी का नाम नहीं आ रहा है। यही तो होता है, यही होता है कि करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है वो नहीं है, अगर है तो वो चेक कर लेंगे क्या 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 होते हैं, देख लो। अब ए होल्डिंग कंपनी है, बी सब्सिडरी कंपनी है, ए होल्डिंग कंपनी है, बी सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, छोटी है, ये बड़ी है, ये तो हाथी है, ये तो हाथी है, समझ गए? अब क्या हुआ, ये लोन दे रखा है, भाई बी ने ए को लोन दे दिया, वो पकड़ लिया, और या फिर ए ने लोन ले रखा है बी से, भाई बी पे बहुत पैसा है, ए को लोन दे दिया, होल्डिंग कंपनी को लोन दे दिया सब्सिडरी कंपनी ने, तो उसे चेक करना पड़ेगा ना कि लोन है उसकी, भाई घर में ही लोन हो गया ना, भाई बाप ने बेटे को लोन दिया, बेटे ने बाप को लोन दिया, एक ही तो बात है तो घर में ही ना लोन। बाहर वालों को क्या पता किसने किसको क्या लोन दे रखा है, पड़ोसियों को क्या पता, और उन्हें बताना क्यों है, क्या मतलब पड़ोसियों का? घर की बात घर में रहनी चाहिए, बट हम तो हटा देंगे ना फिर, घर की बात घर में, लोन तो हुआ ही नहीं ना भाई, बाहर वाली कंपनी को हटा देंगे फिर हम। तो भाई हम क्या देखेंगे, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में देखेंगे कि ए कंपनी ने और बी कंपनी के इंट्राग्रुप इंडेटनेस है कि लोन गिवन या रिसीव, इंटरेस्ट पेड और रिसीव, अगर उनकी, भाई देखो रिलायंस की कंपनी ने अगर बी ए कंपनी को लोन दे रखा है तो वो इंटरेस्ट दे रही होगी, है ना, वो हटा देंगे, उसकी बुक्स में इंटरेस्ट इनकम आ रही होगी, इसकी में खर्चा आ रहा होगा, हटा दो दोनों। लोन आ रहा होगा इसकी बुक्स में, इन्वेस्टमेंट इसकी बुक्स में आ रही होगी, रिलायंस की बुक्स में, इसकी बुक्स में लोन आ रहा होगा, हटा दो दोनों को। क्यों करना है कंसोलिडेट? भाई घर का लोन घर में, घर का इंटरेस्ट घर में, घर की इनकम घर में, तो हटा दो ना सब। फिर भाई अगर कोई एसेट्स ट्रांसफर कर रखे हैं ए कंपनी ने, बी कंपनी ने, बी कंपनी ने ए कंपनी को, होल्डिंग कंपनी ने अपने बेटे को ट्रांसफर कर रखे हैं, बेटे ने अपने कुछ एसेट्स अपने बाप को ट्रांसफर कर रखे, उसे क्या लेना देना, उस पे जो अनरियलाइज्ड इंट्राग्रुप प्रॉफिट्स है उसके एडजस्टमेंट कर दो, हटा दो उन सबको, वो चीजें हमें चेक करनी है ऑडिटर को। भाई तुम ना अपना एफआर का जो चैप्टर है ना, उसका जो बड़ा वाला क्वेश्चन होगा वो खोल लो और साथ में देख लेना सारे पॉइंट्स मैच होंगे जो जो तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूं। और ये जो इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, ये देखो ऊपर, ये जो इन्वेस्टमेंट एंटिटी की डेफिनेशन है ये भी एफआर की बुक में दे रखी है, मैंने खुद पढ़ी है। उसके बाद की रिक्वायरमेंट्स टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डजंट अप्लाई इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट, ये भी पता है एफआर की बुक में दे रखी है कंडीशंस। ये जो सब तुम्हें चैप्टर पहले से ही आता है, बस मैं तुम्हें रिवाइज करा रहा हूं ऑडिट के प्रोस्पेक्टिव से, दैट्स इट। तुम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, तुम्हें सब आता है, बस मैं तुम्हें ऊपर से जो लेयरिंग होती है ना एक बार और, कि हाँ भाई ठीक है एक बार और हमने रिवाइज कर लिया, एफआर भी रिवाइज हो जाएगी, तुम्हारी ऑडिट भी रिवाइज हो जाएगी। अब एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी किसकी, भाई जो अकाउंटिंग पॉलिसी डिफरेंट तरीके से तुम फॉलो कर रखे होगे। हाँ भाई किसी ने कुछ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रही होगी, किसी ने कुछ, एक सार के अंदर आने, एक सार के अंदर लाना, हार्मोनाइजिंग हमने पढ़ा था, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पेरेंट की होती है, हमने यहाँ पढ़ा था ना हार्मोनाइजिंग क्या होती है, हार्मोनाइजिंग, ये देखो ये रहा हार्मोनाइजिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये रहा हार्मोनाइजिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज,
हार्मोनाइजिंग, एक सेकंड, ये क्या हार्मोनाइजिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये करना पड़ेगा ना भाई, ये देखना पड़ेगा। हमारा क्या काम है ऑडिटर का कि भाई उसने अकाउंटिंग पॉलिसीज को एक सार लगाया है ना, सही है ना सब। उसके बाद क्या आता है, रिकॉग्नाइजिंग सब्सिक्वेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शन दैट अकर बिटवीन बैलेंस शीट डेट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट्स हो गए तो वो भी तो चेक करेगा ना, वो एडजस्टमेंट का पार्ट बनेंगे नहीं बनेंगे, या मान लो पीपी ट्रांसफर बाद में हो गई, देखना पड़ेगा ना हमें। सब्सिक्वेंट इवेंट्स को रिपोर्ट करने की भी एज पर एसए सब्सिक्वेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शन वाला जो एसए है उसके हिसाब से हमें क्या, हमें ये भी रिपोर्ट करना पड़ता है कोई ट्रांजैक्शंस जो बैलेंस शीट और ऑडिटर्स रिपोर्ट के बीच में हुई है उसको हमें रिपोर्ट करना होता है ना। अब कन्वर्ट करना पड़ेगा लोकल गैप टू गैप अंडर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिस गैप में बनेंगे तो सब्सिडीज को भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस गैप में देने पड़ेंगे हमारे को, वो कन्वर्ट हुए हैं ढंग से नहीं हुए हैं, और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम कंसोलिडेट कर रहे हैं हमें वो चेक करना पड़ेगा ना, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना ये, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करते टाइम ये सब वो चेक करेगा, समझ गए ना। अब आता है डिफरेंस बिटवीन डेट ऑफ कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड डेट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपोनेंट्स की, अगर वो एएस फॉलो कर रही है तो 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए, और अगर वो इंडेस फॉलो कर रही है तो 3 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। ये एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर एमसीक्यू की बात करते हैं ना भाई, आई से तो कुछ भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू, उसने एक नंबर का ऑडिट में एमसीक्यू पूछ लिया तो पता होना चाहिए ना भाई हमारे को, कितने पुराने नहीं हो सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अब आता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि भाई ये तो इन्फॉर्मेशन सेपरेटली तुम्हें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। क्या क्या, अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स, कितने नेट एसेट्स हैं तुम्हारे, और नेट एसेट एज अ परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड नेट एसेट्स। यार मैं मान लो एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो रिलायंस है, इसके 100 रुपए के एसेट्स हैं, और ए के मान लो 50 के एसेट्स हैं, बी के मान लो 40 के एसेट हैं, सी के मान लो 30 के एसेट हैं, टोटल कितना हुआ 220 रुपए। अब 100 डिवाइडेड बाई 220, 50 डिवाइडेड बाई 220, 40 डिवाइडेड बाई 220, 30 डिवाइडेड बाई 220, ये क्या आ गया, परसेंटेज आ गया। अब हमें क्या, परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड नेट एसेट्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज सेपरेटली इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमें सेपरेटली डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि हाँ भाई ए के कितने एसेट्स हैं, बी के कितने एसेट्स हैं, सी के कितने एसेट्स हैं, और डी के कितने एसेट्स हैं, और रिलायंस के कितने एसेट्स हैं। एज अ परसेंटेज भी डिफाइन करना पड़ेगा, और नेट एसेट्स कितने कितने वो भी डिफाइन करने पड़ेंगे। दैट्स इट। ऐसे पीएनएल का हो जाएगा कि अमाउंट ऑफ पीएनएल, मतलब वो प्रॉफिट कितना कमाया ए ने कितना प्रॉफिट कमाया, रिलायंस ने कितना प्रॉफिट कमाया, टोटल प्रॉफिट निकाल देंगे हम, फिर उसका परसेंटेज देख लेंगे, रिलायंस का कितना परसेंटेज है, ए का कितना परसेंटेज है, और बी का कितना परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ शेयर एज अ परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड पीएनएल। ऐसी ओसीआई का देख लेंगे, हो गया। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, भाई क्या क्या, 3 ही तो पार्ट होते हैं, एसेट्स बना दिए हमने, मतलब बैलेंस शीट हो गई, उसके बाद पीएनएल हो गया और ओसीआई हो गया। ओसीआई का परसेंटेज, पीएनएल का परसेंटेज, और बैलेंस शीट में नेट एसेट्स का परसेंटेज। दैट्स इट। ये चीजें हमें सेपरेटली डिस्क्लोज करनी पड़ी, कहां पे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। है क्या कोई टॉपिक में? भाई नहीं है, ये बहुत आसान टॉपिक है। तुम एफआर की बुक खोलो साथ में और ऑडिट का ही चैप्टर कर लो, 2 चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे तुम्हारे। कंसोलिडेशन भी इतना बड़ा चैप्टर है, इतने सारे इंडेक्सेस हैं, वो भी रिवाइज और ऑडिट भी रिवाइज। Example of information which is given in standalone financial statements of parent and subsidiary need to be given in consolidated financial statement। इसे हटा देता हूँ, ये बोल रहे हैं जो एग्जांपल्स देने हैं ऐसी इंफॉर्मेशन के जो गिवन, जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दे देंगे तो हमारे को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब सब्सिडरी ने अगर ये सारी इंफॉर्मेशन जो कि एग्जांपल्स मैं बताऊंगा वो दे दिए ना, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उसके अंदर डिस्क्लोज करने की कोई नीड नहीं है, समझ गए। अब वो मेमोरी टेक्निक क्या है? मेमोरी टेक्निक बोल रही है फर्म हैव यूटिलाइज अनयूटिलाइज्ड मनीज एंड बोनस शेयर्स। भाई फर्म के पास कुछ, फर्म FIRM, फर्म के पास कुछ अनयूटिलाइज्ड मनी होगा और कुछ बोनस शेयर्स होंगे। अगर वो इंफॉर्मेशन तुम स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिस्क्लोज कर रहे हो तो तुम्हें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। क्या क्या है वो? अगर तुमने कोई एक्सपेंडिचर करा है फॉरेक्स में, मत करो उसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज, अगर तुमने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिस्क्लोज करा हुआ है। उसके बाद आई से क्या है, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑन सीआईएफ बेसिस, कि भाई कंपनी ने कोई रॉ मटेरियल, कोई स्पेयर पार्ट्स, कोई कैपिटल गुड्स, अगर कोई कैपिटल ये सब मंगा रखे सीआईएफ बेसिस के ऊपर, तो इसकी भी अगर तुमने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन डाल रखी है तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंफॉर्मेशन डालने की जरूरत ही नहीं है, वो अलग से एक्सेप्शन बता रहे हैं।
और वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल ये अलग से ही बता दिया। पहले तो सीआईएफ बेसिस पे बताया, इंपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल को, स्पेयर पार्ट्स को, कैपिटल गुड्स को। मेरे हिसाब से ये वाले पॉइंट देने की जरूरत थी नहीं आईसीआई को, बट डाल दिया तो हम याद कर लेंगे कि तुम्हारा तो एक पॉइंट याद करना है, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑन सीआईएफ बेसिस, रॉ मटेरियल यहाँ पे भी आ रहा है, रॉ मटेरियल यहाँ पे भी आ रहा है, 2 पॉइंट हो गए तुम्हारे को क्या दिक्कत है, बल्कि 1 पॉइंट बढ़ गया तुम्हारा। एम से क्या, डिस्क्लोजर अंडर एमएसएमई एक्ट। अगर कोई डिस्क्लोजर एमएसएमई एक्ट का तुम एसएफएस में दे रहे हो, मतलब स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दे रहे हो, तो तुम्हें सीएफएस में देने की जरूरत नहीं है, मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद क्या है, सोर्स फ्रॉम विच बोनस शेयर्स आर इशूड। अगर बोनस शेयर्स का तुम सोर्स बता रहे हो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तुम्हें कंसोलिडेटेड में नहीं बताने की जरूरत ना। और डिस्क्लोजर ऑफ अनयूटिलाइज्ड मनी, अगर कोई अनयूटिलाइज्ड मनी तुम्हारे पास पड़ा है, तुम स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसका डिस्क्लोजर दे रहे हो, ठीक है भाई, कंसोलिडेशन में मत देना। ये वाले एग्जांपल्स हैं, अंदर से कुछ भी नहीं आता है, ये वाले पॉइंट्स है, ये याद रख लेना। इसका क्या मेमोरी टेक्निक बताई मैंने तुम्हें अभी, फर्म हैव अनयूटिलाइज्ड मनीज एंड बोनस शेयर्स। फर्म से क्या, एफ से क्या, एक्सपेंडिचर इन फॉरेक्स, फॉरेन एक्सपेंडिचर होता है जो। उसके बाद आई से क्या, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑन सीआईएफ बेसिस। उसके बाद क्या, आर से वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, आर से रॉ मटेरियल, और आई से क्या, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद एम से डिस्क्लोजर अंडर एमएसएमई एक्ट, और बोनस शेयर्स अनयूटिलाइज्ड मनी। उसके बाद आता है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट अपनी रिप्रेजेंटेशन का ना, रिटन रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से भी तो हम लेते हैं ना, वो क्या बताएगा, कंप्लीटनेस एंड एप्रोप्रिएटनेस और सीएसआर। भाई मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी सीएसआर पे पैसा खर्च करना, ये तुम्हारी मेमोरी टेक्निक बन गई कि भाई कंप्लीटनेस और एप्रोप्रिएटनेस, कंप्लीटली तुमने सीएसआर पे खर्चा कर दिया ना, और एप्रोप्रिएटली 2% होना चाहिए, तो उतना ही करा है ना, ये तुम्हारी मेमोरी टेक्निक बन गई, कंप्लीटनेस एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ व्हाट, सीएसआर। अब क्या है देख लेते हैं, सी एस और आर और कंप्लीटनेस एंड एप्रोप्रिएटनेस। बस मैनेजमेंट से हमें इस चीज पे क्या लेना है, रिटन रिप्रेजेंटेशन। क्या क्या देगा कि भाई सेगमेंट रिपोर्टिंग तुमने ढंग से सेगमेंट्स देख के बनाई या नहीं बनाई, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सारी तुमने आइडेंटिफाई कर ली ना। उसे कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट्स इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपोनेंट्स तुमने ढंग से इंक्लूड कर ली ना सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जो भी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद कंप्लीटनेस एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ परमानेंट एंड करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स। हाँ भाई तुम कंप्लीट है ना ये कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो तुमने एडजस्टमेंट करी है, चाहे वो गुडविल की हो, चाहे माइनॉरिटी रिजर्व की हो, और चाहे करंट पीरियड की हो, जो भी हमने पढ़ा था, जो घर में बाप ने बेटे को लोन दे रखा है, बेटे ने बाप को लोन दे रखा है, और सब कुछ सही है ना, हम उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे। समझ गए, यही होता है बस। मैनेजमेंट से हमने रिप्रेजेंटेशन ले लिया। भाई तुम्हारा मेजर टॉपिक खत्म, तुम्हारे टॉपिक में कुछ बचा ही नहीं भाई, कुछ बचा है तो बताओ। कुछ भी नहीं बचा, हमने सब पढ़ लिया सब। अरे भाई देखो कितना आसान टॉपिक है भाई। तुम फोन छोड़, एक तो ना भाई जब मेरी क्लास में बैठो ना, सबसे पहले तो सब कुछ बंद, कमरा बंद करके लैपटॉप पे देखना, फोन को कर देना बंद, इंस्टाग्राम को चलाता हुआ नहीं दिखना नहीं चाहिए मेरे को। यूट्यूब आजकल पता है तुम्हें नई नई चीजें ला देगा, कोई इंस्टाग्राम देखेगा ना पता चल जाएगा टीचर को, फिर टीचर डायरेक्ट फोन कर देगा उनके घर वालों को कि भाई ये क्लास नहीं देखता है, यूट्यूब चलाता है, दूसरी वीडियो शॉर्ट्स दिखता है इंस्टाग्राम पे, फोन पे पढ़ नहीं रहा है। ऐसा फीचर आ जाएगा थोड़े दिन में, तुम देख लेना, ला रहा है यूट्यूब। फोन को कर दो साइड में, मैं सच्ची बता रहा हूं, तुम्हारे पास 2 महीने रह गए हैं, इसको तुम अच्छे से यूटिलाइज कर लो भाई। तुम फिर मजे ही मजे है ना, मत देखना ना मेरी क्लास। फिर भाई मेरी क्लास क्या है, एक ही बार देखनी है तुम्हें और एक ही बार में पास होना है, तुम्हें वापस आने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। बार बार थोड़ी देखोगे मेरी शक्ल, इतनी अच्छी भी नहीं है मेरी शक्ल। इससे अच्छा तो क्या है, अच्छे से पढ़ो, रख दो ना फोन को साइड में, इंस्टाग्राम मत करो स्क्रॉल, एक ही बारी में खत्म कर दो ये चैप्टर। अब खत्म है, अब हमारा ये चैप्टर तो हो गया ना खत्म। लास्ट है रिपोर्टिंग वाला पार्ट है, तो बहुत आसान है रिपोर्टिंग वाला पार्ट में, कुछ है नहीं। 1 सेकंड देना। हाँ जी, करे चालू। तो भाई क्या था, हमें रिपोर्टिंग करनी है भाई। अब हमने सब कुछ कर लिया ऊपर से नीचे तक, रिपोर्ट तो बनानी पड़ेगी ना भाई ऑडिटर को। रिपोर्टिंग में क्या क्या आएगा बस वो देखना है हमारे को कि भाई अगर व्हेन पेरेंट ऑडिटर इज आल्सो द ऑडिटर ऑफ इट्स कंपोनेंट, कि भाई रिलायंस के जो सब्सिडरीज का, रिलायंस का ऑडिटर तो ऑडिटर है ही। अब वो जो ऑडिटर है रिलायंस का, वो ए बी सी जो सब्सिडरीज है उनका भी वही ऑडिटर है। बट ठीक है, फिर तो टेंशन ही खत्म। फिर उसे ये सब चेक करना पड़ेगा क्या, ऑडिटर शुड इशू ऑडिट रिपोर्ट एक्सप्रेसिंग ओपिनियन वेदर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पीएनएल और कैश फ्लो स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। कि भाई जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाएंगे और कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं दे रही है, या वो क्वालिफाइड ओपिनियन दे रही है, फेयर ओपिनियन, कुछ भी दे रही है। अगर कोई अलग ओपिनियन दे रही है तो हम बता देंगे ना, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम उसे डिस्क्लोज कर देंगे। भाई ये रिपोर्टिंग का पार्ट है कि भाई अगर ऑडिटर ही है तो उसे ये सब बताना पड़ेगा। अगर रिलायंस का ऑडिटर ए बी सी का ऑडिटर है तो बस ठीक है,
ये चीजें बता देगा कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो बैलेंस शीट है, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं नहीं दे रहे। अगर कोई और दे रहे तो हम कर देंगे अपना ओपिनियन डिफर। फिर उसके बाद क्या है कि ऑडिटर शुड ऑल्सो रिपोर्ट वेदर प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर of consolidated financial statement as laid down by AS and Ind AS has been followed. In case of deviation, requirement as per 705 has been followed. 705 क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, यही होता है ना। तो अगर कोई प्रिंसिपल और प्रोसीजर्स जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि लेड डाउन करता है एएस और इंड एस, उससे अगर कोई तुम डेविएट कर रहे हो ना, 705 के अंदर डाल देंगे भाई, मॉडिफिकेशन डाल देंगे। तुमने अपने प्रोसीजर्स हैं एएस और इंड एस के हिसाब से नहीं करे तो हम मॉडिफाई कर देंगे अपनी ऑडिट रिपोर्ट। ध्यान रखना है बात, ऐसा ऑडिटर बोल रहा है भाई। रिपोर्टिंग तो करेगा ना अपने हिसाब से, तुम अलग गलत काम करोगे तो ऑडिटर भी करेगा, ऑडिटर भी अपनी ओपिनियन कर देगा चेंज। मत करो गलत काम, ऑडिटर भी नहीं करेगा गलत काम फिर, ठीक है ना, समझ रहे हो? बस यही है। उसके बाद क्या है, व्हेन पेरेंट्स ऑडिटर इज नॉट द ऑडिटर ऑफ इट कॉम्पोनेंट्स। भाई पेरेंट ऑडिटर नहीं है कॉम्पोनेंट, एबीसी जो सब्सिडियरी है उनको कॉम्पोनेंट, जो रिलायंस का ऑडिटर है वो एबीसी का ऑडिटर नहीं है, उनका कोई और होगा ऑडिटर, हमें क्या लेना देना, ठीक है होगा होगा, हमें क्या मतलब, हम तो पेरेंट ऑडिटर है ना। अब हम देखेंगे कि ऑडिटर शुड कंसीडर रिक्वायरमेंट एज पर 600। 600 क्या बोलता है, अनदर ऑडिटर का काम देखना। अब अनदर ऑडिटर की अगर हमें हेल्प लेनी होगी तो हम ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास तो है नहीं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट, वो तो उन्होंने करी होगी ना पब्लिश। फिर कहता है वो एसए 706 के हिसाब से एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटरग्राफ, याद है ना, सब याद कर रहे हो ना यार तुम अच्छे से, पक्का याद करते रहना बस। इफ ऑडिटर मेक रेफरेंस टू द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर तो डिस्क्लोज क्लियरली द मैग्नीट्यूड, कितना काम यूज करा है, कितना पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट बाय अनदर ऑडिटर। दिस कैन बी डन बाय स्टेटिंग एग्रीगेट अमाउंट एंड परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स, रेवेन्यू, कैश फ्लोज। वो ये बता देगा कि कितना काम और कितना मैग्नीट्यूड वो यूज करें अदर ऑडिटर का, मतलब अदर कंपोनेंट ऑडिटर का कितना काम वो यूज करें। अगर वो रेफरेंस दे रहे हैं कितना यूज करें, वो मैग्नीट्यूड बता देंगे, परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स कितना है, टोटल रेवेन्यू कितना और टोटल कैश फ्लो का परसेंटेज वो डिस्क्लोज कर देंगे, मैग्नीट्यूड बता देंगे कि हमने इतना यूज करा उनका काम, दैट्स इट। जब एसए 706 बोलता है कि ऑडिटर मेक रेफरेंस टू द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, तो उसके अंदर डिस्क्लोज कर देंगे क्लियरली द मैग्नीट्यूड ऑफ पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, कि भाई अनदर ऑडिटर का हमने कितना यूज करा है, समझ रहे हो ना। और वो कैसे, उसको कैसे स्टेट करेंगे कि परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स बता देंगे, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू बता देंगे और परसेंटेज ऑफ कैश फ्लोज बता देंगे। बस ये भी ऑलमोस्ट सेम ही पॉइंट है। ये बोल रहा है टोटल एसेट्स, रेवेन्यू, कैश फ्लोज नॉट ऑडिटेड बाय पेरेंट ऑडिटर शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर गिविंग इफेक्ट टू पेरेंट करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। दोबारा पढ़ते हैं, टोटल एसेट्स, रेवेन्यू, कैश फ्लोज नॉट ऑडिटेड बाय पेरेंट ऑडिटर शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर गिविंग इफेक्ट टू पेरेंट करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। ये बोल रहा है कि जो टोटल एसेट्स, कैश फ्लो, रेवेन्यू, कैश फ्लोज जो कि ऑडिट नहीं हुए होंगे, पेरेंट ऑडिटर ने नहीं करे होंगे, उसको हमें क्या करना है, प्रेजेंट कर देंगे कि मतलब भाई अगर ये ऑडिटर रिलायंस का ऑडिटर है और उसके कंपोनेंट ऑडिटर है, उसने नहीं करा ना इन सब का ऑडिट, वो नहीं करा तो वो अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब वो अपनी करंट पीरियड या जो भी एडजस्टमेंट, जो परमानेंट एडजस्टमेंट होगी वो कर रहा होगा, उससे वो पहले बता देगा कि हाँ भाई इन चीज का मैंने ऑडिट नहीं करा है, मैंने तो सिर्फ पेरेंट का ऑडिट करा है, बस खत्म बात। इतनी सी बात बतानी है उसे। और रेफरेंस कर देगा, रेफरेंस क्या है, ये रेफरेंस इन रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द फैक्ट दैट पार्ट ऑफ ऑडिट डन बाय द ऑडिटर। वो ये फैक्ट भी डिस्क्लोज कर देगा कि भाई पार्ट जो ऑडिटर है, जो कंपोनेंट का पार्ट है ना, जो जितने भी सब्सिडरी है उनका ऑडिट मैंने नहीं करा है, उन्होंने कोई और ऑडिटर नहीं करा है, उन्होंने कोई और ऑडिटर को हायर करा था। मेरे को तो रिलायंस ने बोला था कि भाई तू मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर दे, मैंने उसका कर दिया है। अब मेरे को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, तो भाई अब ये जो है ना, ये जो ABCD है, इनका मैंने ऑडिट नहीं करा है, तो भाई मैंने नहीं करा है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। और ये ना क्वालिफिकेशन का कोई पार्ट नहीं बनेगा, ये बस ये बता देगा कि भाई डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलायंस का तुम कर रहे हो ऑडिट, ABC का, रिलायंस का मैं कर रहा हूँ ऑडिट, ABC का तुम कर रहे हो, बस दैट्स इट। ये कोई क्वालिफिकेशन का पार्ट नहीं होगा ना, फिर खत्म बात। अब ये लास्ट टॉपिक है, कंपोनेंट्स नॉट ऑडिटेड। अगर तुमने यार कोई कंपोनेंट को ऑडिट नहीं करा है तो बताना पड़ेगा ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इंक्लूडेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ऑडिटेड सब्जेक्ट टू ऑडिट। भाई जो भी तुम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कंपोनेंट्स डाल रहे हो, गुडविल, कैपिटल रिजर्व, कुछ भी, तो यार उसको तुम्हें ये बोलना पड़ेगा ना तुमने सब चीज का ऑडिट करा है नहीं करा है, तुमने गुडविल को ढंग से चेक करा है, कैपिटल रिजर्व को ढंग से चेक करा है, माइनॉरिटी कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को ढंग से चेक करा है नहीं करा है। अगर तुमने कोई एक और मोर कंपोनेंट को ऑडिट नहीं करा, द ऑडिटर शुड
इवेल्युएट पॉसिबल मॉडिफिकेशन कि भाई उसकी वजह से क्या क्या दिक्कत आ सकती है वो तुम बता दोगे, क्योंकि तुम्हें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले होंगे, तभी तो तुमने ऑडिट नहीं करा ना। अगर तुम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले ही लेते तो इसका मतलब तुमने ढंग से ऑडिट कर ही दिया है। अब ये बोल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हर चीज की कंपोनेंट का ऑडिट होना चाहिए, कुछ कंपोनेंट छूट गए, कुछ कंपोनेंट छूट गए, ठीक है, उसकी वजह से कितना मिसस्टेटमेंट पे कितना पॉसिबल इफेक्ट आ सकता है, जिसकी वजह से तुम्हारी ऑडिट रिपोर्ट डिफर कर सकती है फ्रॉम टू क्वालिफाइड या फिर जो नॉर्मल ओपिनियन होता है। कौन सा होता है नॉर्मल ओपिनियन? बेसिस ऑफ ओपिनियन होता है जो हमारा, अगर वो तुम क्वालिफाई कर रहे हो ओपिनियन को, एडवर्स कर रहे हो या डिस्क्लेम कर रहे हो ओपिनियन को, ट्रू एंड फेयर व्यू से इन सारे ओपिनियन डाल रहे हो, तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे रहे हो। अनमॉडिफाइड ओपिनियन होता है ना जो सबसे नॉर्मल ओपिनियन होता है, एक तरह से ऐसे मान लो कि सब कुछ ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर तुम ये करिए चीज चेक करनी पड़ेगी ना, अगर वो अनऑडिटेड रिमेन हो गए तो तुम ऑडिट एविडेंस एप्रोप्रिएट और सफिशिएंट नहीं लेके आ पाए तो उस पर तुम्हारे को अपना ओपिनियन चेंज करना पड़ेगा, वो चीज तुम्हें चेक करनी पड़ेगी। इवेल्युएट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स एंड प्रोवाइड ओपिनियन एज पर गाइडेंस ऑफ 705, जो मॉडिफाई करना होता है ऑडिट रिपोर्ट को, तो मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी वो देख लेना। अगर एक आध कंपोनेंट छूट गए तो इसकी वजह से क्या पॉसिबल इफेक्ट्स हुआ, तो ऑडिट एविडेंस क्यों नहीं मिले, सब बता देना। बस ये रिपोर्टिंग के अंदर डालना है। हमें रिपोर्टिंग वाला पार्ट पढ़ा है बाद में, जब मैं 1 मिनट के लिए गया था, इसके बाद हमने रिपोर्टिंग वाला पार्ट पढ़ा है, बस दैट्स इट। उसके ऊपर वाला तो हमने ये चेक करा है कि ऑडिटर को ये काम करना है, कर दिया उसने काम, भाई उसने सब कुछ ऑडिट कर दिया। रिपोर्ट तो इशू करनी पड़ेगी ना। भाई रिपोर्ट के 3 पार्ट है कि भाई ऑडिटर खुद ऑडिटर, रिलायंस का ऑडिटर, उनकी सब्सिडीज का भी सेम ऑडिटर है, रिलायंस का ऑडिटर बट उनकी सब्सिडरी का कोई ऑडिटर है, और रिलायंस ने थोड़ी कंपोनेंट्स का ऑडिट करना, जो कंसोलिडेशन वाली एडजस्टमेंट्स थी उनके कंपोनेंट्स का एक आध का ऑडिट नहीं करा, तो उसकी वजह से भाई हम मॉडिफाई कर देंगे ओपिनियन, है ना। है क्या कुछ भी नहीं है ना टॉपिक में यार। देखो हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया है मेमोरी टेक्निक्स के साथ, और तुम्हें को दिक्कत आएगी ही नहीं यार। मैं ना दिक्कत वाले काम छोड़ता नहीं हूं, कहीं पे दिक्कत है तो बताओ कौन सा टॉपिक है जो हमने कवर ना करो, हमने सब कवर करा है। कितनी देर की क्लास हो गई? 1 घंटे के अंदर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फिनिश, स्टार्ट होके फिनिश। थोड़ी इसके अंदर हमने इधर उधर की बातें भी करी, तो मैक्सिमम मान लो तुम्हारा 50-55 मिनट में काम कंप्लीट है ना। कर लो, 2 बार देख जाओ, 3 बार देख जाओ, बस खत्म बात। उसके बाद तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी आने की, इतना बढ़िया पढ़ा दूंगा। एक बार तुम पेपर लिख के आओगे खत्म, फिर तुम्हें दोबारा पेपर लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई। तुम लड़के 60 के ऊपर मार्क्स आओगे, मुझे पता है ना। जो मेरे से पढ़ रहे हो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बात क्या वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इसलिए थोड़े से कम नंबर रह जाते हैं, वरना तो इंटेलिजेंट बच्चे तो बहुत हैं, सब आता है उन्हें, थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बट इस बार वो प्रॉमिस करके बैठे हैं, उन्होंने मेरे साथ शपथ ली थी ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर में कि वो अच्छे से पढ़ाई करेंगे और 60+ मार्क्स लेके आएंगे। लेके आओगे ना? ऐसे अच्छे चैप्टर्स की वीडियो डालता रहूंगा। तुम मेरे को कोई दिक्कत हो तो तुम मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। मैंने एक और चैनल चालू कर देता हूँ टेलीग्राम पे, जिसके अंदर डाउट सेशन रख लिया करेंगे सैटरडे संडे, उसमें मैं चैट बॉक्स खोल दिया करूंगा, या और कॉल का भी एक नंबर दे दूंगा, अल्टरनेट नंबर। उसके ऊपर तुम मेरे को कॉल करके अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। मैं टाइमिंग रख दूंगा जिसके अंदर तुम इतने बजे तक तुम कॉल रखोगे। अभी 10 दिन के लिए मैं थोड़ा अवेलेबल नहीं हूँ, बट आपको ऑडिट की वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।